ये नरेंद्र मोदी और इमरान खान के बीच मिली भगत थी। ये मैच फिक्सिंग था। कहते भी दीवाने, सुनते भी दीवाने और सुनाने वाले भी दीवाने। हेलो गाइस, नमस्ते, कैसे हो? प्लीज बात अब। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश एंड टेकला फ्रॉम बांग्लादेश ऑल द टाइम. And guys, basically today I'm going to react on a video and the title name is PM Narendra Modi in Aapki Adalat. So all credit goes to Indian TV. So please visit and subscribe YouTube channel. And guys, if you not, please subscribe my YouTube channel and subscribe my second blog YouTube channel, link in description. সবাই জোরসে বলো জয় শ্রীরাম, হর হর মহাদেব। ওকে, তো গাইজ অনেকে জিজ্ঞেস করছো ব্রো আর ইউ হিন্দু আর মুসলিম? ইয়েস গাইজ, আই এম আ হিন্দু অ্যান্ড আই এম ফ্রম বাংলাদেশ। অলরেডি পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে বুঝতেই পারতেছো, রাইট? শ্রীকৃষ্ণ অ্যান্ড হচ্ছে সরস্বতী মাতা, মহাদেব পার্বতী, ঠিক আছে? তো চলে শুরু করি, লেটস স্টাर्ट इट। आप बर्थडे मनाने केक काटने भी चले गए। 2008 में हम लोगों को 26/11 याद है, लेकिन अगर 2008 देखेंगे, शायद ही कोई महीना ऐसा गया है 2008 में जब कहीं न कहीं बड़ा बम धमाका न हुआ और बड़ी संख्या में लोग मारे न गए हो। पूरा 2008 का यही सिलसिला चलता रहा। 26/11 तो एक आखिरी टॉप था, ऐसा कह सकते हैं। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। और तब जाकर के मैंने कहा था ये, और शायद आपकी अदालत में मैंने एक बार कहा था कि लव लेटर लिखना बंद करो। और आपने देखा होगा वो लव लेटर लिखते थे, मोदी लड़ाकू विमान भेजता है। आपको लगता है कि नवाज शरीफ के यहाँ जाना एक गलती थी, क्योंकि बाद में उन्होंने यहाँ आतंकवादी हमले करवाए? जब वो शपथ समारोह में आए थे, तो जो मैंने आपको रशिया की बात बताई थी, उसी दिन मैं अफगानिस्तान दूसरे दिन गया था। मेरा अफगानिस्तान में कार्यक्रम था और शाम को मुझे हिंदुस्तान लौटना था, क्योंकि अटल जी का 25 दिसंबर जन्मदिन था। तो मैंने जन्मदिन की बधाई के लिए नवाज शरीफ को फोन किया था काबुल से। तो मैंने कहा, मियाँ साहब कहाँ हो? मियाँ साहब कहाँ हो? मियाँ साहब अपने घर पे। तो उन्होंने कहा, मैं लाहौर हूँ। मैंने कहा, यार कमाल हो, तुम रावलपिंडी रहते नहीं हो, लाहौर रहते हो। तो उन्होंने कहा कि मेरी भांजी की शादी है, इसलिए मैं लाहौर आया हूँ और परिवार के सब लोग यहाँ पर हैं। तो उन्होंने ऐसे पूछा, आप कहाँ? मैं कहा, मैं काबुल हूँ और हिंदुस्तान जा रहा हूँ। तो बोले, आप यहाँ होकर के जाइए। मैंने कहा, भाई अब अचानक तो कैसे बनाऊंगा? नहीं, बोले आप जाते ही बोले हम 10 मिनट के लिए मिल लेंगे, आप आइए। तो मैंने हमारे विदेश मंत्री सुषमा जी को फ़ोन किया काबुल से। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो धर्म संकट में फंसा हूँ। मैंने इनको बधाई के लिए फ़ोन किया और उनका बड़ा आग्रह है और मेरा मन करता है कि जाएं तो अच्छा रहेगा। आपका क्या मत है? बोले, मुझे अच्छा लगता है कि आप ही तय करो। बाद में मैंने हमारे NSA को, SPG को, सबको बुलाया तो सब परेशान थे कि साहब हमारे पास न वीज़ा है, न सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, न वहाँ कोई अता पता है, सीधे जाके लैंड करें। मैंने कहा, चलो यार देखा जाएगा। इतनी हिम्मत है भाई, चलो देखा जाएगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो हम लाहौर गए एक सदिच्छा से, क्योंकि वो मेरे यहाँ शपथ समारोह में आए तो मुझे लगता था शायद ये जेन्युइन व्यक्ति हैं, कुछ कर पाएंगे। और मुझे सिर्फ कर्सी कॉल करना है। तो हम करीब आए, वहाँ पहुँचे तो उनका भाई मेरे हेलीकॉप्टर में मेरे घर जाना होगा। नॉर्मली एक देश का मुखिया दूसरे देश में किसी दूसरे के जहाज में नहीं बैठता है, सोचता है 50 बार। राइट, मैंने कहा, चलो यार, चलो भैया ना, चलो लेट्स गो। हम उनके हेलीकॉप्टर में बैठ गए। तो उनके हेलीकॉप्टर में हम गए, उनके परिवारजनों से मिले, चाय वगैरह पिया, চাই वगैरह गुड़ी गुड़ी बातें हुई। बाकी तो कोई सीरियस नहीं था, काफी लोग थे। শুনলে মনে পড়ে বিষয়টা। लेकिन पूरे पाकिस्तान में एक मैसेज गया कि भारत सचमुच में पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहता है। राइट।
और ये सबसे बड़ी सफलता थी मेरी 1 घंटे की इस विजिट की। कॉमन मैन, पाकिस्तान के कॉमन मैन के दिल में जो झूठ फैलाया गया था, उसको मैसेज चला गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की आवाम का भला चाहता है। हम वापस आए, लेकिन एक ही हफ्ते में पुलवामा पठान हो गया। अब ये जो लोग एनालिसिस करते हैं उनको एनालिसिस करना चाहिए। अगर मेरी तरफ से ये 2 जेस्चर न हुए होते, एक शपथ समारोह में बुलाना, दूसरा काबुल से आते समय कुछ समय रुक करके लाहौर में मिलना, इन 2 का इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट था कि विश्व को पठानकोट, उरी के बाद की घटनाएं या पुलवामा, ये समझाने में मुझे मेहनत ही नहीं पड़ रही है। लोग की दुनिया मान गई कि मोदी सच है। देखिए, उसने कोशिश की थी, ये गड़बड़ पाकिस्तान की है। तो ये 2 घटनाएं ने हिंदुस्तान को आने वाले कई वर्षों तक लाभ होने वाला है। ये जिनको समझ नहीं है वो झूले पर क्यों बैठे और चाय पीने क्यों चले गए, कुछ लोग तो बिरयानी बीच में ले आए हैं। हाँ। तो ये लोगों को कुछ समझ ही नहीं है जी। या तो उनके दिमाग में राजनीति इतनी भर गई है कि राष्ट्रनीति भूल जाते हैं। वो राष्ट्रनीति सर्वोपरि होती है, राजनीति तो बात की बात होती है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि अब, और मेरे नसीब में ऐसा विपक्ष मिला है, मैं क्या करूं। मोदी जी, इमरान खान को शिकायत है, उन्होंने बताया कि मैं जब प्रधानमंत्री बना तो आपको फोन किया, आपसे उन्होंने कहा कि मैं पठान का बच्चा हूं, सच बोलता हूं, तो एक मौका तो उन्हें भी मिलना चाहिए। इमरान खान से मैं पहले भी मिला हूं, विस्तार से मेरी बातचीत भी हुई है। जब वो प्रधानमंत्री यानी उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता चुन करके आए तो मैंने टेलीफोन भी किया था, देश के एक मुखिया के नाते, और तब भी मैंने उनसे कहा था, देखिए इतना बार हमने लड़ाइयां लड़ ली, हर बार आपकी पिटाई हुई। आतंकवाद करके भी कुछ पाया नहीं। जितना हमने बर्बादी 40 साल में की है, रोस्ट कर दिए भाई। अगर हम 5 साल मैं मेरे देश में गरीबी के खिलाफ लड़ूं, आप अपने देश में गरीबी के खिलाफ लड़िए, हम दोनों गरीबी के खिलाफ लड़े, हम अपने आवाम का भला करेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो मोदी जी, मैं पठान का बच्चा, मैं सच बोलता हूं, और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आइए हम नई शुरुआत करें। ये बात हुई थी। पाकिस्तान में समस्या ये मैं अनुभव से, मेरा अकेले का अनुभव नहीं है, दुनिया के देशों का अनुभव है। मैंने दुनिया के कई देश के महापुरुषों से बात की है, गल्फ कंट्रीज के, अरब राष्ट्रों के सभी नेताओं से मैंने बात की है, मैंने अमेरिका, चाइना, रशिया, उन सब से भी बात की है। एक बात ज्यादातर उभर करके आती है कि भाई आज़ाद करोगे तो किससे करोगे? आर्मी से करोगे, आईएसआई से करोगे, कि इलेक्टेड बॉडी से करोगे? बोले पता ही नहीं चलता वो देश कौन चलाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, पहले वो अपनी ये समस्या सुलझा दें। आपने समस्या सुलझा दी, घर में घुस के मारा। आखिरकार जब उन्होंने, उनको हमने सबूत दिए, बार बार दिए, और जब घटना घटती है तो इतने प्यार से, इतनी मीठी बात करते हैं जी। आप भी सोच रहे यार नहीं, पाकिस्तान सुधर गया है, बट नहीं। पुलवामा के बाद मैं उनकी बहुत मीठी मीठी बातें मानने को तैयार नहीं था। मैंने कहा भाई आपकी बहुत बातें सुन चुका हूं, आप करते ही नहीं कुछ। हमारे यहाँ इतने लोगों को मार दिया, आपको हमने सबूत दे दिए, हमने एविडेंस दे दिए, उनकी टेलीफोन दे दिए, सब दे दिया, लेकिन आप कहते हैं हम जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और 10-10 साल हो गए। तो अगर ठीक है, अब हमारी सेना को जितना आता है वो करते रहेंगे। उनकी बात तो समझ आती, लेकिन हमारे यहाँ ममता दीदी हैं, बहन मायावती हैं, अखिलेश भाई हैं, राहुल भैया, जितने भाई बहन हैं आपके यहाँ पर, वो सब कह रहे थे सबूत दीजिए एयर स्ट्राइक। जितने भाई बहन देश के किसी भी नागरिक को सबूत मांगने का हक है। राइट। राजनीतिक दलों के नेताओं को भी सबूत मांगने का हक है। राइट। लेकिन सबूत मानना ही उनकी जिम्मेवारी सही है। बात है। एकदम।
इनका प्रॉब्लम है कि मांगते रहो लेकिन मानो कुछ नहीं। मानते नहीं। क्या बात, राइट। सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तान खुद है जी। आप मुझे बताइए राइट, कि हमने तो कुछ डिक्लेयर नहीं किया था। हमारी जो स्ट्रेटेजी थी उसके हिसाब से तो सुबह हम मीटिंग करने वाले थे, मीटिंग करके कुछ योजना करने वाले थे, उस प्रकार से सारा प्लान किया हुआ था। जब 3-3:30 बजे सब पूरा हो गया, हमारे लोग लौट आए, वो अपना यूनिफॉर्म वगैरह उतार करके सब अपना चाय वाय कर रहे थे, तो बड़ा हंसी मजाक का काम चल रहा था जी। मुझे भी इन्फॉर्म कर दिया गया, तो पहले मेरा मन कर गया कि चलो सो जाएं। फिर मुझे हुआ नहीं यार, देखे जरा इंटरनेशनल में कुछ हलचल तो नहीं है। तो मैं जरा ऑनलाइन जाकर के सारा सर्फिंग करने लगा कि दुनिया में कहीं पर इस घटना की खबरें आना शुरू हुआ तो नहीं है। घटना बहुत बड़ी थी। उधर मेरे लोगों को मैंने कहा ठीक है अब आप सो जाइए, लोग थके हुए होंगे, सुबह बात करेंगे। लेकिन मैं नहीं सोया। 5-5:15 बजे पाकिस्तान ने ट्वीट किया कि भारत आकर के मार के चला गया। तो मैं फिर समझ गया कि मामला वो सिंपैथी गेन करने के लिए कुछ कर रहे हैं। हाँ हाँ, रोना शुरू कर दिया इन्होंने। मैंने फिर हमारे लोगों को इकट्ठा किया और मैंने कहा भाई तुरंत बैठना पड़ेगा। तो जो रात भर जगे थे लेकिन फिर भी इकट्ठे हुए, फिर परिस्थिति का मूल्यांकन किया, फिर आगे की रणनीति हम बनाते रहे। ये सही है कि पाकिस्तान ने बालाकोट के उस इलाके में जंगलों में कुछ मिसाइल गिराए निशान बनाने के लिए, ताकि दुनिया को बता सकें कि भारत का निशाना चूका? ये इस विषय के जो जानकार लोग हैं इन्होंने खोज के निकाला है कि, और जिसकी चर्चा पिछले 2-3 दिन से ज्यादा हो रही है, इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा भाई अब उनके लिए मुसीबत थी कि भारत ने आकर के यहां किया है तो ये सिद्ध हो जाता था कि यहां टेररिस्ट कैंप था, क्योंकि इतने बड़ी पहाड़ी में घने जंगल में एक अकेली इकलौती बिल्डिंग और जिसमें भी 600 लोगों की रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, तो हर किसी को सवाल उठता कि क्या था। इसलिए इनके लिए इसको छुपाने के लिए कोई न कोई रास्ते ढूंढने ही पड़ेंगे। पाकिस्तान के लिए दोनों तरफ से मौत है। ये भी कहे कि यहां कोई आया था, बम गिरा था, तो भी फंस रहे हैं। और वो इतने डर गए थे जी, वो गलतियां पर गलतियां चले। विमान उनका गिरा, उन्होंने कह दिया हिंदुस्तान का गिरा। पायलट उनका मरा, उन्होंने कह दिया हिंदुस्तान का मरा। यानी वो बिल्कुल ही बैलेंस खो चुके थे। और बैलेंस खोने का कारण था कि इतनी बड़ी घटना उनके लिए असंभव थी जी। और अभी भी उस सदमे में से बाहर नहीं आए। ये तो भारत में अगर चुनाव ना होते ना, अगर चुनाव ना होते और ये तू मैं ना होती और सामान्य दिवसों में घटना हुई होती, तो विश्व की जो महत्वपूर्ण मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं इसकी उसमें गिनती होती थी। ये चुनाव के तू मैं में भारत के वीरों के पराक्रम को हमने नजरअंदाज किया है। और इसलिए मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि चुनाव नतीजों के बाद शांति से इसके एक्सपर्ट हो, वो देश को समझाएं कि भारत के लोग कितने पराक्रमी हैं, कितना बढ़िया काम किया है। एकदम राइट। लेकिन जो विरोधी दल के नेता वो भी काफी पराक्रमी हैं। कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद, उन्होंने कहा कि जो पुलवामा में हमला हुआ ये नरेंद्र मोदी और इमरान खान के बीच मिली भगत थी, ये मैच फिक्सिंग था। कहते भी दीवाने, सुनते भी दीवाने और सुनाने वाले भी दीवाने। उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, उनकी प्रॉब्लम ये है कि अब पुलवामा के बाद जिस तरह से आपने एयर स्ट्राइक की, जिस तरह से सेना का पराक्रम हुआ, उसका मोदी को इलेक्शन में बड़ा फायदा हुआ है। कभी भी मोदी, और इस बात को आप देख लीजिए, जो लोग मेरे निकट से मुझे जानते हैं उनको पता है, मैं चुनाव के लिए सरकार नहीं चलाता हूं।
न ही मैं दल के लिए सरकार चलाता हूं। सरकार मैं सिर्फ और सिर्फ देश के लिए चलाता हूं। नाइस। सरकार में मेरे सारे निर्णय बार-बार दरकार देश के लिए होते हैं। हम ये नहीं कहते, हम कभी ये दावा नहीं करते कि हमसे कोई गलती नहीं होती है। हम भी इंसान हैं, हम में भी कमियां हैं, लेकिन हमारे इरादे नेक हैं। इरादों की बात है। हम देश, हमारे लिए देश सुप्रीम है। अब भारत में कुछ भी करो जी, कुछ भी करो, किसी न किसी कोण में चुनाव होता ही होता है। अब मुझे बताइए, कल यूएन ने इतना बड़ा निर्णय किया, मैं हैरान हूं। आज कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि चुनाव के समय अजहर मसूद का निर्णय यूएन ने क्यों किया। अब क्या इलेक्शन कमीशन नोटिस भेजेगा क्या? क्या यूएन की मीटिंग मोदी तय करता है क्या? अच्छा, मान लीजिए जो कहता है इतनी ताकत मोदी की है, फिर तो ये देश में मोदी को ही सब कुछ देना चाहिए। अगर यूएन से जो चाहे वो मोदी करवा सकता है, यूएन में चाहे वो डेट तैयार करवा सकता है, यूएन के अंदर 4 फेज के चुनाव के बाद फिर एक तय तारीख करके करता है ताकि 3 फेज में फायदा हो, ये सब मोदी कर सकता है, तो फिर 130 करोड़ देशवासियों के लिए मोदी के बढ़कर और कौन चाहिए? इसलिए इनको समझ ही नहीं है कि वो क्या बयान करी। उनके दिमाग में चुनाव इतना भरा है। यूएन निर्णय करे चुनाव। अभी यूएई ने उसके देश का एक सबसे बड़ा सम्मान मुझे दिया, उसमें भी उनको चुनाव दे दिया। अब रशिया ने एक बहुत बड़ा अवार्ड दे दिया, उसमें भी उनको चुनाव दे दिया। अब दुनिया के देश के लोग ये कोई हमारा चुनाव का टाइम टेबल या कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ करके थोड़ा देश चलाते हैं जी, वो तो अपने हिसाब से देश चलाते हैं। लेकिन आप भी तो ऐसे काम करते हैं ना। आप पुलवामा हुआ, पाकिस्तान को पता था कि आप कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं, मोदी खाली तो बैठेगा नहीं, और पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की थी उसको रोकने की, तो भी गए और बिना खरोंच हुए वापस आ गए। वो जो गलती हमारे देश में मेरे लिए लोग करते हैं ना, तो वो भी तो पुराने हमारे देश वाले ही हैं। 47 के पहले उनकी आदत भी तो वही है जो हमारी है, और इसलिए वो भी मेरे सिस्टम में यहाँ के लोग जो टीवी पे वगैरह दिखाते हैं उसके आधार पर सोचते हैं, इसलिए गलती हो जाती है। उनको लगा था कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो इस बार ऐसा कुछ करेगा, तो इसलिए उन्होंने सब वहां पर खड़ा कर दिया तामझाम पूरा। इवन अफगानिस्तान की बॉर्डर से भी लाकर के यहां रख दिया, इवन बलूचिस्तान में जो है उनको भी लाकर के यहां रख दिया। सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंगबली की जय कर करके ऊपर आज मैंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक इंटरव्यू पढ़ा है। उन्होंने कहा कि हमने भी बहुत सारी सर्जिकल स्ट्राइक की थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा सके। अब वो एक ऐसा उनका कांग्रेस के पास अभी एक ही पूर्व प्रधानमंत्री है। पहले रिमोट से सरकार चलवाई जाती थी एक परिवार के द्वारा, और रिमोट से कुछ बुलवाया जाता है। लेकिन आपको इस बात की चिंता नहीं हुई? महबूबा मुफ्ती जब मुझे मिली उन्होंने कहा कि मोदी जी को ये बात जरूर कहिए कि अब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, कुछ करना नहीं चाहिए, कुछ भी हो सकता है। मैं हैरान हो जाता हूं कि जो लोग हिंदुस्तान में अपने आप को नेता मानते हैं, भारत के संविधान के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं, भारत के संविधान की व्यवस्था के तहत सरकारें बनाते हैं,
लेकिन जब बात करते हैं तब पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। इससे बड़ा इस देश का कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जहां तक न्यूक्लियर का सवाल है, भारत एक बहुत ही जिम्मेवार देश है और पूरी दुनिया में हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के रूप में हम जाने जाते हैं और हमारा आचरण से जाने जाते, शब्दों से राइट नहीं। राइट हम ही हैं जिन्होंने न्यूक्लियर की हमारी डॉक्ट्रिन में नो फर्स्ट यूज ये डिक्लेयर किया हुआ है, दुनिया के दबाव में नहीं किया है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डॉक्ट्रिन में, भारत की हिम्मत की बात है, ये कहा है और भारत उसमें ट्रस्ट से मस नहीं है। कोई भी सरकार आए तो मैंने एक दिन अभी कह दिया है कि भैया बहुत हो गया, ये खिलौना नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री का व्यवहार होता है। Oh, guys. So you have to ask. Yeah, sorry, I'm just trying Hindi. I'm not good at I'm not good at Hindi actually. So try करतेसी. So guys, ये थे आज का वीडियो। तो कैसा लगा रिएक्शन? तो बोलिए। मन बहुत सारा प्यार from Bangladesh. I hope you're well and I'm so fine. And guys, I love India, Indian people, also Narendra Modi, and তার all স্পিচগুলো আমার এত ভালো লাগে সিরিয়াসলি। অ্যান্ড আমি একটা কথা বলি, এমন মোদি সরকার বারবার দরকার ইন্ডিয়ার জন্য। অ্যান্ড ইন্ডিয়ান পিপল সো লাকি বিকজ দে গট দিস টাইপ অফ প্রাইম মিনিস্টার অ্যান্ড সুপার। আমি চাই তিনি বারবার হোক অ্যান্ড উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট অল দ্য টাইম। আই থিঙ্ক ইলেকশন কি শেষ হয়েছে? ইলেকশন চলতেছিল শুনছিলাম, বাট শেষ হয়েছে কিনা আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইট। সো কেমন ছিল অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। আর প্লিজ যাও ইন্ডিয়া টিভি ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো। আর প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, আমার সেকেন্ড ব্লগে যাও, সেখানে হচ্ছে ধর্মীয় ভিডিও আমি আপলোড করি। কয়েকদিন আগে আমি ঢাকেশ্বরী মন্দিরে গেছিলাম। তোমরা অনেকেই জানো ঢাকেশ্বরী টেম্পল সম্পর্কে, অনেকেই জানতে চাচ্ছ যে বাংলাদেশে হিন্দুরা ঢাকেশ্বরীতে কীভাবে যে মানে পূজা করে, কীভাবে সেলিব্রেট করে, সবগুলো আমি যতটুকু সম্ভব আমি চেষ্টা করছি ভিডিওতে তুলে ধরার জন্য। প্লিজ গো অ্যান্ড ভিজিট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই সেকেন্ড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল, লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন। তো নমস্তে, জয় শ্রীরাম, হর হর মহাদেব। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকো, লাভ ইউ, বাই।